चुनावी मौसम में आरक्षण पर सियासी तकरार बढ़ती जा रही है। लालू प्रसाद यादव के बयान के बाद बीजेपी विपक्ष पर ओबीसी का हक मारने का आरोप लगा रही है। हमारे मोदी जी कहते हैं जब नया पार्लियामेंट में जाते हैं तो सर पे संविधान लेके पार्लियामेंट में जाते हैं, तो वो संविधान को बचाने के लिए इस देश में है। और संविधान को अगर खत्म करने की अगर कोई बात करता है तो वो कांग्रेस और लालू प्रसाद जी यादव जैसे लोग करते हैं, क्योंकि SC ST का सम्मान करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किसी को बताने की जरूरत नहीं, देश की प्रेसिडेंट आज जो राष्ट्रपति बनाई है वो ट्राइबल क्षेत्र से बिलोंग करने वाली, ट्राइबल आदिवासी परिवार से बिलोंग करने वाली हमारी प्रेसिडेंट है। तो मुझे लगता है उन्होंने सम्मान बढ़ाया है SC और ST का, और इस देश के सम्मान बढ़ाने के लिए जो काम कर रहे हैं वो देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। कांग्रेस और कांग्रेस के नेता बाकी सब कहते हैं मुसलमानों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। इससे एक बात होती है कि इस्लाम की पूरी बदनामी होती है, क्योंकि इस्लाम ने तो बहुत साफ कहा है कि जब किसी भी जाति का यहाँ आदमी आ जाता है तो उसका जातिवाद खत्म हो जाता है, छुआछूत मुक्त हो जाता है। इसलिए उन्होंने आरक्षण का विरोध संविधान के समय में किया था। जब वो कहते हैं कि मुसलमानों को विशेष सुविधाएं दी जाएंगी, तो इसका मतलब है कि वह मुसलमानों का भी विरोध करते हैं। इस्लाम का जो एक सत्य दृष्टांत है, एक सत्य उसकी धारणा है, उसकी भी वो धज्जियाँ उड़ाते हैं। इसलिए मुसलमानों को आरक्षण देने का मतलब है इस्लाम को ख़त्म करना। वैसे आपको बता दें, बीजेपी अकेली नहीं है। मुसलमानों को आरक्षण देने पर लालू प्रसाद यादव के बयान पर बीजेपी के साथ साथ AIMIM ने भी सवाल उठाए हैं। ये मुस्लिम आरक्षण, ये बैकडोर एंट्री OBC आरक्षण पर डाका डालने का प्रयास कांग्रेस करना चाहती है। उन्होंने कर्नाटक के अंदर किया है, क्योंकि आप OBC और अनुसूचित जाति जनजाति भाई बहनों के आरक्षण में आप मुस्लिम को आरक्षण देंगे तो यानी उसमें आप डाका डालेंगे। तो ये बैकडोर एंट्री करके जो इन्होंने कर्नाटक में किया उसको पूरे देश के अंदर कांग्रेस लागू करना चाहती है। इनकी बहुत साफ मानसिकता है कि आरक्षण पर डाका कौन डाल रहा है, तो कांग्रेस डाका डालना चाहती है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मोदी की गारंटी है, अनुसूचित जाति जनजाति और OBC भाई और बहनों के आरक्षण पर कोई मेरे रहते डाका नहीं डाल सकता। उनके मंत्री बोल रहे हैं कि हम सत्ता में आए तो मुसलमानों का रिजर्वेशन ले लेंगे। अभी INDA अलायंस वाले इतने वर्षों से सो रहे थे, हम तो चिल्ला चिल्ला के थक गए कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हम रिलीजन के बेसिस पे नहीं मांग रहे ना, इनको 90% मुसलमानों के वोट तो चाहिए, मगर ना उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करना चाहता है कोई, ना उनको एजुकेशन में आगे लाना चाहता है कोई, ना जॉब में आगे लाना चाहता है कोई। ये बस सिर्फ जुमलेबाजी है, और चुनावी माहौल है तो सबको बस अपनी अपनी राजनीति सेकना है, इसलिए इस तरह के बयान ये आते हैं। ये जुमला है, कुछ नहीं होने वाला है। बड़ी खबर आपको बताएं, पाकिस्तान के मंत्री राहुल गांधी की लगातार तारीफ करते थक नहीं रहे, और इधर हिंदुस्तान कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सभी फायर ब्रांड नेता हमलावर हो गए। हमारी सेना आतंकी हमले करती है, पाकिस्तान तो निर्दोष है। क्या आप इस बात को मानते हैं क्या? प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। आतंकियों को क्लीन चिट देती है कांग्रेस। पाकिस्तान को कांग्रेस की B टीम बताया। महाराष्ट्र की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने राहुल गांधी की तारीफ क्या की। हिंदुस्तान के चुनावी माहौल की तपिश और तेज हो गई। बीजेपी ने चौतरफा राहुल गांधी और कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। सीमा पार से कांग्रेस का हौसला बढ़ाने के लिए ट्वीट किए जा रहे हैं। बदले में कांग्रेस पाकिस्तान को आतंकी हमलों में क्लीन चिट दे रही है। कांग्रेस के लोगों ने भी घोषणा कर दी है, मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो, यानी मोदी के खिलाफ एक खास धर्म के लोगों को एकजुट होकर वोट करने को कहा जा रहा है।
पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी के राहुल प्रेम पर स्मृति ईरानी और सीएम योगी ने जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने पाकिस्तान के कसीदे गढ़ने वालों को कड़ी चेतावनी दी, तो वहीं स्मृति ईरानी ने दो टूक कह दिया कि पीएम मोदी ने AK-203 राइफल की फैक्ट्री अमेठी में बनाई है और उसी राइफल से पाकिस्तानी आतंकी ढेर किए जा रहे हैं। अब जो लोग पाकिस्तान का नारा लगाते हैं उनको बोलो कि उस भिखमंगे पाकिस्तान का नारा लगाते हो तो जाओ वहां जाके भूखों मरो, भारत के ऊपर बोझ मत बनो। क्यों राहुल गांधी ने अब तक पाकिस्तान के समर्थन को नकारा नहीं? क्यों राहुल गांधी ने अब तक पाकिस्तानी नेताओं का हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे में और चुनाव में हस्तक्षेप करने के दुस्साहस को खंडन किया नहीं? इसका जवाब उनको देना पड़ेगा कि भारत के अंदर इस विष बीज को कैसे बोया जाए। तो एक ही पार्टी उनको ध्यान में है कि दैट इज कांग्रेस, और एक ही लीडर ध्यान आया दैट इज राहुल, कि इनके द्वारा भारत विभाजन की पुनः नींव डाली जा सके। इसलिए एक पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक और यह लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान की तरफ से जब से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की तारीफ हुई है, प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी के सभी फायर ब्रांड नेताओं ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोल दिया। चुनावी समर में बीजेपी को घेरने की कोशिश करने वाली कांग्रेस पार्टी खुद ही घिर चुकी है। अब देखना अहम होगा कि कैसे कांग्रेस पार्टी पीएम मोदी के इन हमलों का जवाब देगी। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, सलमान खान की हत्या की सबसे बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। सलमान के घर फायरिंग का मास्टरमाइंड आरोपी रफीक चौधरी, जिसे मुंबई क्राइम ब्रांच ने राजस्थान के नागौर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी रफीक से पूछताछ में सलमान खान की हत्या की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। सलमान की साजिश पर देखिए न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सलमान खान के घर फायरिंग केस में सबसे बड़ी गिरफ्तारी। फायरिंग केस का मास्टरमाइंड पकड़ा गया। अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग का राइट हैंड गिरफ्तार। फायरिंग केस का सबसे बड़ा राजदार पकड़ा गया। सलमान खान के घर फायरिंग केस में मुंबई क्राइम ब्रांच को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। राजस्थान के नागौर से आरोपी मोहम्मद रफीक चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक रफीक चौधरी ही वो शख्स है जो सलमान खान के घर फायरिंग केस का मास्टरमाइंड है। सलमान खान की हत्या की जिम्मेदारी आरोपी रफीक चौधरी को ही मिली थी। सलमान की हत्या की जिम्मेदारी आरोपी रफीक चौधरी को मिली थी। अनमोल बिश्नोई, रोहित गोदारा के सीधे संपर्क में था रफीक चौधरी। सलमान खान को मारने का दिया था टारगेट। 12 अप्रैल को आरोपी रफीक ने सलमान के घर की रेकी की थी। आरोपी रफीक ने रेकी का वीडियो अनमोल बिश्नोई को भेजा था। आरोपी रफीक से जो जानकारी मिली वो बेहद चौंकाने वाली है। आरोपी रफीक से पूछताछ में साजिश की एक एक परतें खुलती जा रही हैं। आरोपी रफीक ने खुद सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट की रेकी की थी। सलमान के घर के आसपास काफी देर तक रुका था। घर में कौन आता जाता है, सलमान खान घर में कब दाखिल होते हैं और कब वे घर से बाहर निकलते हैं, हर एक जानकारी आरोपी रफीक चौधरी ने जुटाने की कोशिश की थी। शूटर सागरपाल विक्की गुप्ता से मिला था आरोपी रफीक चौधरी। कुर्ला इलाके में हुई दोनों शूटर्स से मुलाकात। मुंबई क्राइम ब्रांच को लोकेशन सबूत के तौर पर मिले। शूटरों की गिरफ्तारी के बाद रफीक मुंबई छोड़कर भाग गया। जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है, साजिश की एक एक परत खुलती चली जा रही है। फायरिंग की घटना से पहले अनमोल बिश्नोई, रोहित गोदारा और आरोपी रफीक चौधरी के बीच कॉन्फ्रेंस कॉल पर बातचीत हुई। इन तीनों के बीच साजिश के हर खाके पर विस्तार से चर्चा हुई। कैसे साजिश को अंजाम देना है, मतलब साफ है कि उस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में सलमान खान की हत्या की बड़ी साजिश का ताना बाना बुना जा रहा था, लेकिन इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाया नहीं जा सका।
मुंबई क्राइम ब्रांच का शिकंजा अब लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा पर कसता चला जा रहा है। अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा अभी अमेरिका में हैं और वहीं से साजिश का ताना बाना बुन रहे हैं। आगे इस मामले में और भी राजफाश होंगे। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम साजिश की कई और कड़ियों पर से पर्दा उठा सकती है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने सलमान खान के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है। अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा का राइट हैंड पकड़ा गया है। सलमान खान की हत्या की साजिश किस तरह से हुई है उसका पूरा का पूरा पर्दाफाश हुआ। अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा ने इसे हत्या की साजिश में शामिल होने के लिए कहा था और ये सब होने के बाद ही अब 8 और 11 अप्रैल को शूटर सागरपाल विक्की गुप्ता से यह आरोपी मिला भी था। आरोपी रफीक ने शूटर सागरपाल और विक्की को 2 लाख रुपए दिए थे। मुंबई क्राइम ब्रांच को लोकेशन सबूत के तौर पर मिले हैं। 12 अप्रैल को आरोपी रफीक ने सलमान के घर की बाकायदा रेकी की थी। आरोपी रफीक ने रेकी का वीडियो अनमोल बिश्नोई को भेजा भी था। शूटरों की गिरफ्तारी के बाद आरोपी रफीक मुंबई छोड़कर भाग गया था। अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा से लगातार संपर्क में भी था आरोपी। अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा के टारगेट पर सलमान खान थे और सलमान खान के घर फायरिंग केस में आरोपी रफीक चौधरी को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो ये कहीं ना कहीं इस बड़ी साजिश का अब पर्दाफाश होता हुआ नजर आ रहा है। 8 और 11 अप्रैल को शूटर को ये कहा गया था और आरोपी रफीक ने शूटर सागरपाल और विक्की गुप्ता को 2 लाख रुपए दिए थे। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से इस पूरी साजिश का प्लान रचा गया था और अब इसकी गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं और क्लूज भी मिलेंगे। तो एक तरह से पूरा ये जो इस पर से पर्दा किस तरह से साजिश रची गई थी सलमान खान की हत्या की, उस पर से अब पर्दा उठता नजर आ रहा है। अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा से लगातार ये आरोपी जो था वो संपर्क में था। और बड़ी खबर आपको बता दें, मॉर्निंग प्राइम में रोहित गोदारा को अब पुलिस जो है वो आरोपी बनाएगी। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, सलमान खान के घर फायरिंग केस से जुड़ी ये बड़ी खबर है कि जो रोहित गोदारा है उसको अब मुंबई पुलिस आरोपी बनाएगी, गैंगस्टर रोहित गोदारा को। और सलमान खान के घर फायरिंग केस मामले में ये बड़ी खबर आ रही है। रफीक से पूछताछ के बाद अब रोहित गोदारा को भी मुंबई पुलिस आरोपी बनाएगी। तो सलमान खान के घर फायरिंग केस से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है वो ये कि रोहित गोदारा जो गैंगस्टर है उसको भी अब मुंबई पुलिस आरोपी बनाएगी। तो आरोपी रफीक चौधरी के बाद एक और बड़ी खबर आ रही है वो ये, चूंकि गैंगस्टर जो हैं वो इसके पीछे हैं और अब कहीं ना कहीं रोहित गोदारा जो गैंगस्टर है उसको भी अब मुंबई पुलिस आरोपी बनाएगी। तो बड़ी खबर आपको बताते, सलमान खान के घर जो फायरिंग हुई थी उसमें रफीक चौधरी की गिरफ्तारी के बाद अब बड़ी खबर ये आ रही है कि रोहित गोदारा, गैंगस्टर रोहित गोदारा को भी अब आरोपी बनाएगी मुंबई पुलिस। टाटा टी प्रीमियम, देश की चाय, करता है देश के हर वोटर से एक अपील,